भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में गरीबी और बेरोजगारी पर हम लोग विधिवत अध्ययन कर चुके हैं। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो पढ़ने वाली मुख्य विषय वस्तु है वो है भारत में गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित कार्यक्रम, गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन से मतलब उनको हटाने से संबंधित कार्यक्रम। इसके अलावा भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम जो सरकार द्वारा कई वर्षों से चलाए जा रहे हैं। साथ ही भारत में आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित कार्यक्रम जैसे भारत निर्माण 2005 में लाया गया है ना। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम। शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम जैसे साक्षर भारत 2009 में प्रारंभ किया गया है ना। रोजगार बेरोजगारी हटाने से संबंधित कार्यक्रम यानी रोजगार प्रदान करने से संबंधित कार्यक्रम मनरेगा है ना, 2006 में लाया गया, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। तो हम गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित कार्यक्रम, आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित कार्यक्रम, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं। साथ ही हाल के वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कौशल विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम लाए जा रहे हैं। माना जाता है कि बैसाखी थमाने के बजाय कुछ ऐसे कार्यक्रम लाए जाने चाहिए जो लोगों को सशक्त बनाए, है ना, ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और स्वयं कुछ करने के लायक बने। तो कौशल विकास से संबंधित जो कार्यक्रम लाए गए हैं उनका उद्देश्य यही है कि लोगों को आत्मनिर्भरता प्रदान कर दी जाए। तो बहुत से कार्यक्रम भारत में इसमें चलाए जा रहे हैं, उनका विधिवत अध्ययन होगा अगले वीडियो में। सवाल ये है कि भारत में सरकार को इस तरह से कार्यक्रम चलाने की जरूरत क्यों पड़ती है। कारण ये है कि भारत में विकास के लाभों का रिसाव यानी विकास के लाभ निचले वर्गों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके चलते भारत को गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं ताकि उनको थोड़ी मजबूती प्रदान की जा सके। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं हम उसी पृष्ठभूमि में बात करेंगे। हम पढ़ाएंगे समावेशी विकास, इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास क्या है इसको समझने से पहले आइए हम पहले विकास को समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मजा आएगा, सुनते रहिए। विकास का लक्ष्य क्या होता है आप बताइए। विकास का लक्ष्य क्या है, सोचिए। विकास का लक्ष्य है लोगों के जीवन स्तर के या जीवन यापन के उच्चतम स्तर को हासिल करना या लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। विकास का लक्ष्य यही होता है ना। प्रधानमंत्री हमारे बार बार विकास करते रहते हैं, सभी प्रधानमंत्री करते हैं। विकास का अर्थ होता है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ये कैसे होगा, लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा बताइए। अपने आप तो नहीं उठ जाएगा ना। लोगों का जीवन स्तर तब ऊंचा उठेगा जब विकास के लाभों का रिसाव या विकास के लाभ समाज के शोषित, गरीब, पिछड़े, वंचित वर्गों तक पहुंचेंगे। जब समाज के पिछड़े वर्गों के, गरीब, शोषित, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक विकास का लाभ पहुंचेगा तब उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। लोगों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसरों का समान वितरण होगा, है ना। लाभ तो इसी माध्यम से पहुंचेगा। लाभ कैसे पहुंचता है नीचे, रोजगार के माध्यम से पहुंचता है। तो जब रोजगार का समान वितरण होगा, सभी को जीवन यापन या रहन सहन की स्वास्थ्यकर दशाएं उपलब्ध होंगी, है ना। सभी को जीवन यापन की स्वस्थ वातावरण उपलब्ध होगा और सभी को पोषण युक्त भोजन के साथ साथ अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तब हम कहेंगे कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और विकास का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। यही होता है विकास का लक्ष्य। जो बोल रहा हूं वो काम का है, उसे लिखिए, अवश्य ही वो काम देगा आपको। जो मैंने अभी तक बोला, मैंने यहाँ पे लिखा विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है। जवाब मैंने बोल कर दिया, वो लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए। सरकारों का जोर आमतौर पर किस पे रहता है। आमतौर पर सरकारों का जोर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाने पर रहता है। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, है ना। आमतौर पर सरकारों का जोर जीडीपी ग्रोथ रेट यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को बढ़ाने पर सरकारों का जोर रहता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रिकल डाउन थ्योरी के अंतर्गत ये माना जाता है कि तेजी से बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर या जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ विकास के लाभों का रिसाव निचले वर्गों तक होगा। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ विकास के लाभों का रिसाव निचले वर्गों तक होगा। अर्थात उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होगी, रोजगार में भी वृद्धि होगी,
निश्चित रूप से किसी भी देश में जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन किसके भरोसे बढ़ता है? श्रम के भरोसे, यानी श्रम चाहिए उत्पादन को। तो जो श्रम मतलब रोजगार बढ़ रहा है ना। तो अर्थात उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी और निचले वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी के अंतर्गत मान्यता है कि बढ़ते जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ विकास के लाभों का निचले वर्गों तक रिसाव होगा और उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी और निचले वर्गों का जीवन स्तर स्वतः ऊंचा उठेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। इसे ही ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। मतलब बढ़ते जीडीपी के साथ साथ ऑटोमेटिक लाभ नीचे पहुंचेगा रोजगार के माध्यम से और निचले वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। इसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, रिसाव सिद्धांत। आमतौर पर जो पूंजीवादी विकसित देश हैं उनमें आर्थिक विकास के लिए इसी थ्योरी को अपनाया जाता है। तो जो पूंजीवादी विकसित देश होते हैं उनमें आर्थिक विकास के लिए इसी सिद्धांत को अपनाया जाता है। यानी जब जीडीपी ग्रोथ रेट वहां बढ़ती है तो ऑटोमेटिक वहां रोजगार पैदा होता है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहां आबादी बहुत बड़ी नहीं है। लेकिन भारत में स्थिति उलट है। भारत में क्या है? बहुत बड़ी आबादी है। बहुत बड़ी आबादी होने के साथ साथ बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, अशिक्षा, है ना, बीमारियों, इनकी स्थिति बड़ी भयावह है। तो भारत में महज रोजगार के माध्यम से समस्या का समाधान फिलहाल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में रोजगार ही नहीं बन पा रहे हैं। विकसित देशों में स्थिति उलट है। क्यों? क्योंकि वहां पर जनसंख्या बहुत कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्शन कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए विकसित देशों में सरकार को अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। अर्थव्यवस्था वहां की जो विकसित होती चली जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। प्रोडक्शन या जीडीपी ग्रोथ रेट वहां पे खुद समस्याओं का समाधान कर लेता है। किस माध्यम से? रोजगार के माध्यम से। लेकिन भारत में बढ़ता जीडीपी ग्रोथ रेट पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं कर पा रहा है। इसके चलते भारत में समस्याएं बनी हुई हैं। साथ ही सरकार को समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं। गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, है ना, तमाम तरह के कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रम सरकार को चलाने पड़ते हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट, बढ़ता जीडीपी ग्रोथ रेट रोजगार के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान कर चुका होता तो सरकार को अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। इसे हम कहते हैं सरकार का सामाजिक व्यय। आप हर साल बजट पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? सरकार का सबसे बड़ा व्यय किस पर होता है? अभी तक ऊर्जा पर रहा है, ऊर्जा क्षेत्र पर। सरकार के सबसे बड़े व्ययों में पढ़ते हैं ना कि सबसे बड़ी व्यय की मद कौन सी है और आय की सबसे बड़ी मद कौन सी है। बजट में सबसे पहले यही सब बातें लिखी रहती हैं। तो पढ़ते हैं कि व्यय की सबसे बड़ी मद ऊर्जा क्षेत्र है। यानी सरकार सबसे ज्यादा कहाँ निवेश करती है? ऊर्जा में। फिर परिवहन में तीसरे स्थान पर कहाँ पे सरकार निवेश करती है? सामाजिक व्यय। वास्तव में ये जो सामाजिक व्यय होता है ये किसी भी देश पर एक बोझ के समान होता है। अगर सामाजिक व्यय मतलब गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन पे सरकार को जो खर्चे करने पड़ते हैं वो क्या है? सामाजिक व्यय। अगर अर्थव्यवस्था स्वयं इन समस्याओं का समाधान कर लेती तो सरकार को सामाजिक व्यय पर खर्चे नहीं करने पड़ते। परिणाम स्वरूप सरकार उन खर्चों को जो कि सामाजिक व्यय पर किए जा रहे हैं कहाँ करती? ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र पर करती। आधारभूत संरचना को बढ़ाने पर सरकार खर्च करती उस पैसे को लगाकर। लेकिन आप हर साल पढ़ते हैं वर्तमान में 2 सालों से सरकार की सबसे बड़ी खर्च वाली मद कौन सी है? 2 सालों से परिवहन बन गई है। अब ऊर्जा क्षेत्र नहीं, ऊर्जा क्षेत्र दूसरी मद है सरकारी व्यय की। सरकारी व्यय की सबसे बड़ी मद परिवहन, दूसरी सबसे बड़ी मद ऊर्जा और तीसरी सबसे बड़ी मद सामाजिक क्षेत्र या सामाजिक व्यय कहते हैं उसे, है ना। तो इसके चलते सरकार को सामाजिक व्यय करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था या जीडीपी ग्रोथ रेट सभी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पा रही है। आइए अब आगे देखते हैं। परंतु तेजी से बढ़ते जीडीपी आवश्यक रूप से विकास के लाभों का नीचे की ओर रिसाव करेगी, यह जरूरी नहीं है। बढ़ती जीडीपी आवश्यक रूप से विकास के लाभों का रिसाव नीचे की ओर करेगी, यह जरूरी नहीं है। क्यों? ट्रिकल डाउन थ्योरी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बढ़ते जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन हो रहा है या नहीं। ट्रिकल डाउन थ्योरी की सफलता का राज क्या है? रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन। लेकिन भारत में ट्रिकल डाउन थ्योरी सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लेकिन भारत जैसे बड़ी आबादी वाले विकसित देश में स्थिति उलट है। वही उसी का विस्तार कर रहा हूं आगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, इसे लिखेंगे आप। लेकिन भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, भूख की स्थिति बहुत ही भयावह है। ठीक है,
इसके चलते भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट के सापेक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप भारत में एक बड़ा तबका आज भी गरीबी बेरोजगारी से लड़ रहा है और ऐसे तबकों को आज भी जीवन स्तर ऊंचा उठाया नहीं जा सका है। खासकर जो समाज के हाशिए पर खड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, जहां तक कि विकास नहीं पहुंच पा रहा है, पिछड़े क्षेत्रों के लोग, जनजातीय क्षेत्रों के लोग, है ना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, उन तक विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप उनका जीवन स्तर आज भी बहुत ही लो है। शिक्षा के स्तर उनका बहुत ही खराब है। उनमें जो भोजन वो ग्रहण करते हैं वो पर्याप्त पोषण युक्त नहीं होता है। शिक्षा का स्तर नीचे है, उनके घर मकान अच्छे से नहीं बने होते हैं, अच्छे रोजगार में नहीं लगे हैं, खराब किस्म के रोजगार में लगे रहते हैं। ज्यादातर महीनों में ऐसे रोजगार करते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं होता है। तो समावेशी विकास, अब आते हैं समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास इसी समस्या का समाधान है। समावेशी विकास का तात्पर्य क्या है? समावेशी विकास का तात्पर्य समाज के गरीब, पिछड़े, शोषित और वंचित तबकों का सशक्तिकरण करके उन्हें आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। गरीब, पिछड़े, वंचित और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का सशक्तिकरण करके उन्हें आर्थिक विकास की मुख्य धारा में या समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है, ताकि वे न केवल अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें बल्कि देश के विकास में भी भागीदार बने। जब अपना जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तभी तो देश के विकास में भागीदार बनेंगे। वरना अगर देश की एक बड़ी आबादी अगर आत्मनिर्भर नहीं है, खुद ही का जीवन स्तर उसका बहुत स्लो है, तो देश के विकास में क्या भागीदार बनेगी? एक तरह से वो देश पर बतौर एक नागरिक बोझ बढ़ाती है। तो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले लोगों को सशक्त करना होगा। इसी पर बल देती है समावेशी विकास की जो अवधारणा है। इस परिभाषा को आप लिख लीजिए। विकास की प्रक्रिया को समावेशी कैसे बनाया जाए? हमारे देश में जो विकास की प्रक्रिया है उसे समावेशी कैसे बनाया जाए, क्या तरीका हो? यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है कि देश में विद्यमान क्षेत्रीय विषमताओं, सामाजिक विषमताओं और आर्थिक विषमताओं को पाटने के लिए सरकार द्वारा ठोस नीतियां और कार्यक्रम लाए जाएं। ये काम सरकार करेगी, है ना। क्षेत्रीय विषमताएं कैसी होती हैं? उदाहरण के लिए झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं, वहीं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के लोग ऐश कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर लाचारी और बेचारगी और लाचारी कहाँ पे है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है। जबकि इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा संसाधन है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र खनिज संसाधन ज्यादा समृद्ध है, लेकिन वास्तव में ये अपने संसाधनों का खुद के लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इनके संसाधन दूसरे राज्यों के काम आ रहे हैं। ये तो दूसरी बात मैंने कर दी। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में काफी क्षेत्रीय विषमता है। पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों, केरला, इन क्षेत्रों के लोग काफी संपन्न हैं। वहीं जो पूर्वी भारत का क्षेत्र है, शुरू कर दीजिए बिहार से दक्षिण में, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, काफी पिछड़े लोग हैं। एक ही राज्य में भी क्षेत्रीय विषमता आपको देखने को मिलेगी, है ना। एक ही राज्य में, जैसे राजस्थान का जो उत्तरी जिले हैं जो हरित क्रांति के अंतर्गत हैं वो काफी समृद्ध हैं, और राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं जो कि सूखे जिले हैं वो काफी पिछड़े रह गए हैं। तो क्षेत्रीय विषमता को पाटने के लिए सामाजिक विषमता क्या होती है? देश हमारा जातियों में बटा है। कुछ जातियों में संपन्नता है और कुछ जातियों में विपन्नता है, इसे हम कहते हैं सामाजिक विषमता। आर्थिक विषमता क्या होती है? ये गरीब और अमीर के बीच की खाई को दर्शाती है आर्थिक विषमता। भारत में आर्थिक विषमता बहुत ज्यादा है। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं, कुछ के पास चलने के लिए एक अच्छी साइकिल भी नहीं है। कुछ लोग अपने सुबह का नाश्ते पे 15 से 20 हजार रुपये खर्च करते हैं। अब कुछ लोगों के पास 10 रुपये भी नहीं कि शाम की सब्जी ला सकें। तो भारत में आर्थिक विषमता भी बहुत ज्यादा है। तो विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए जरूरी है कि देश में विद्यमान क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को पाटने के लिए सरकार द्वारा ठोस नीतियां और कार्यक्रम बनाया जाए। ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तेजी से बढ़ती जीडीपी इन समस्याओं का समाधान आज भी नहीं कर पाई है। नेक्स्ट, वैसे तो देश में बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना से ही चलाए गए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य चली थी।
चलाए गए या प्रारंभ किए गए। उदाहरण के लिए IRDP, ट्राइसेम, है ना, ड्वाक्रा, ये सभी बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम थे। IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा जैसे बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम छठी योजना में ही लाए गए। लेकिन एक दस्तावेज के रूप में समावेशी विकास का आदर्श सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। एक दस्तावेज के रूप में, लिखित रूप से एक दस्तावेज के रूप में समावेशी विकास का आदर्श सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। अवधि क्या थी? 2007 से 2011 तक की अवधि। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को और बड़ा किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य को और बड़ा किया गया और इसका आदर्श क्या रखा गया? तीव्र, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास रखा गया। ये सवाल पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट, समावेशी विकास के दो घटक होते हैं, एक सामाजिक समावेशन और दूसरा वित्तीय समावेशन। ठीक, सामाजिक समावेशन और वित्तीय समावेशन। सामाजिक समावेशन के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं? सामाजिक समावेशन के अंतर्गत निर्धनता और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। सामाजिक समावेशन के अंतर्गत निर्धनता और बेरोजगारी, मैंने यहाँ निर्धनता और गरीबी लिख दिया है, इसे आप निर्धनता और बेरोजगारी कर दीजिए। तो इसके अंतर्गत निर्धनता और बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम आते हैं। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम जैसे भारत साक्षर भारत, भारत साक्षरता मिशन, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम क्या होते हैं? NRHM। उदाहरण के लिए मनरेगा कैसा है? बेरोजगारी निवारण से संबंधित कार्यक्रम है। NRHM स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है। साक्षर भारत साक्षरता को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम, खासकर वयस्क लोगों में। आगे पढ़ाए जाएंगे, अभी बहुत सारे कार्यक्रम को पढ़ाए जाएंगे। वास्तव में जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन्हीं को पढ़ाना है आगे, ये तो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं। वित्तीय समावेशन क्या है? बैंक खाते के माध्यम से लोगों को वर्तमान वित्तीय प्रक्रिया में जोड़ना, वित्तीय प्रक्रिया में भागीदार बनाना। अगर एक गरीब के पास बैंक खाता ही नहीं है तो सरकार उस तक लाभ पहुंचाएगी कैसे? एक गरीब के पास अगर खाता ही नहीं है तो सरकार उस तक प्रभावी ढंग से लाभ नहीं पहुंचा सकती है। दिल्ली से अगर गेहूं भेजा जाता है तो 80% गेहूं गरीब का जो भेजा जाता है रास्ते में ही अधिकारी और मंत्री लोग चपत कर लेते हैं, 20% गेहूं ही पहुंच पाता है। तो अगर गरीब के पास एक बैंक खाता होगा तो सरकार उस गरीब की गेहूं का मूल्य डायरेक्ट उसके खाते में डाल देगी, भ्रष्टाचार की संभावना ही नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए वित्तीय समावेशन भी जरूरी है। सामाजिक समावेशन के साथ साथ बैंक खाते के माध्यम से लोगों को वित्तीय प्रक्रिया में भागीदार बनाना। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लाएगी, इसको मैंने लिखा PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इससे पहले भी स्वाभिमान और स्वावलंबन नामक वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं 2010 और 2011 में। बहुत से ऐसे कार्यक्रम अभी आप आगे पढ़ेंगे, तो तैयार हो जाइए आगे ढेर सारे कार्यक्रम को पढ़ने के लिए, क्योंकि हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी वर्ष तो GS प्रश्न पत्र में लगभग 3 से 4 से 5 प्रश्न केवल योजनाओं और कार्यक्रमों से पूछ लिए जाते हैं, जो सरकारी सामाजिक योजनाएं और कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, इसको लिखते रहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था अब आगे बढ़ती रहेगी, अब ब्रेक होने वाली नहीं है। कभी कभी एक दिन का गैप आ गया तो चलेगा, लेकिन निरंतर चलता रहेगा। भारतीय इतिहास पर भी शीघ्र ही विचार कर रहा हूँ। भारतीय इतिहास जो रुका हुआ है उसे आगे बढ़ाना है। नमस्कार।